मेहनत अगर आदत बन जाती है, मेहनत अगर आदत बन जाती है तो कामयाबी भी हमारी मुकद्दर बन जाती है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 1 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपका पीछे का भी करंट अफेयर्स साथ में स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता जाता है, इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 1 फरवरी 2022। तो देखिए, 1 फरवरी 2022 के दिन ही बजट पेश होता है, ठीक है। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो यानी सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, होंडुरस का। कहाँ का? होंडुरस का। अब देखिए, होंडुरस है कहाँ, यानी होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए, ये हमारा उत्तरी अमेरिका के देश है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में हमारे यहाँ पे मैक्सिको है, ठीक है। इधर हमारा उत्तरी अमेरिका रहता है और यहाँ पे है दोस्तों हमारा होंडुरस, ठीक है। कौन सा है? होंडुरस। होंडुरस कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है, याद रखिएगा, होंडुरस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि होंडुरस में जो ये राष्ट्रपति बने हैं, उनको 51% टोटल वोट मिला है। शपथ समारोह में, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शपथ समारोह में कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के 49वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, इन्होंने शपथ समारोह में हिस्सा लिया, ठीक है। और इनकी 2 मुख्य बातें जो अभी बनी है राष्ट्रपति, इनकी 2 मुख्य वादा है। एक तो मादक पदार्थों को रोकना, और एक गर्भपात जो नियम है उसको क्या बनाना? उदार बनाने, यानी जो वहाँ पे कठोर नियम है ना, उसको उदार बनाना। अब देखिए कुछ नियुक्तियां देख लीजिए। नियुक्तियां है जैसे कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फूमियो किशिदा। कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में बारबोडोस के नए प्रधानमंत्री कौन बने थी? तो मिया मोतली। देखिए, बारबोडोस ऐसा पहला अंतिम नवीनतम गणतंत्रात्मक देश बना है, ठीक है, याद रखिएगा। मिया मोतली कौन बनी है? मिया मोतली। और उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इस्माइलोव बने हैं। जैसे कि कजाकिस्तान में कितना बार पढ़ लिए लोग कि तेल के रिसाव के कारण वहाँ पे, तेल की महंगाई के कारण वहाँ पे आपातकाल लग गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी बने हैं, ठीक है, अभी हाल ही में। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बने हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनंत नागेश्वरन। उसके बाद दोस्तों यूनिसेफ के प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। याद रखिएगा, यूनिसेफ के प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 में महिला पैन अमेरिकन कप किसने जीता है? तो देखिए, महिला पैन अमेरिकन कप दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जाता है। यह हॉकी से संबंधित है। इसको अर्जेंटीना ने चिली को हराकर जीत लिया है। दोनों दक्षिण अमेरिका का ही देश है। और देखिए, चिली के सेंटियागो जो राजधानी है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। अब कुछ हम महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स दोस्त देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि हमारा क्या है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्या हमारा है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का किताब किसने जीता है फुटबॉल में? तो देखिए, फुटबॉल में रॉबर्ट लेवेंडोस्की जीते हैं। कौन जीते हैं? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, याद रखिएगा। महिला में कौन जीती है? एलेक्सिया पुटेलस, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिक सनराइज इंडिया ओपन सुपर 500 का किताब किसने जीता है दोस्तों? तो लक्ष्य सेन, जो भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी है। यूनिक सनराइज इंडिया ओपन। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन बना है? अर्जेंटीना। उसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना की नई राजधानी कौन सी बनी है? ब्यूनस आयर्स, याद रखिएगा, जो ला प्लाता नदी पर है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ला प्लाता नदी पर। उसके बाद हाल ही में LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? LIC के
नए चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है LIC के चेयरमैन का। अब LIC आया है तो LIC के बारे में जान देते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके नए चेयरमैन कौन है? MR कुमार। याद रखिएगा 13 मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जनरल इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों देवेश श्रीवास्तव। देवेश श्रीवास्तव GIC, ठीक है, इसका देवेश श्रीवास्तव। अब आते हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। सर्जियो मातारेला। सर्जियो मातारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो याद रखिएगा इटली। यहीं पे वर्ल्ड विश्व यानी जो हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम इटली में है। ठीक है, रोम इटली में है। उसके बाद इटली की नदी सबसे लंबी नदी है पो नदी। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? महोत्सव है। देखिए स्पीतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा लद्दाख में। क्या है? स्पीतिक गुस्टर फेस्टिवल। देखिए यह जितने भी मठों हैं ना उसमें इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद तिब्बती भाषा में गुस्टर का अर्थ होता है दोस्तों बलिदान। क्या होता है? बलिदान। उसके बाद गुड़ महोत्सव दोस्तों 2021 उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हेराथ महोत्सव यानी हेराथ त्योहार जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट फियरलेस गवर्नेंस, यानी कहने का मतलब बिना डर के किसी प्रकार का शासन करना। इस फियरलेस गवर्नेंस जिसका विमोचन किया गया है, किसका पुस्तक है? तो ये है किरण बेदी जी, भारत की प्रथम IPS ऑफिसर्स किरण बेदी की। यह अपनी IPS की सेवा जो दे चुकी है, इसमें जो अपनी सेवाओं का उल्लेख की है। किसमें? फियरलेस गवर्नेंस में। भारत का प्रथम IPS ऑफिसर यही थी। ठीक है, उसके बाद बुक है संविधान संस्कृति एवं राष्ट्र। संविधान संस्कृति एवं राष्ट्र बुक किसका है? कलराज मिश्र का। संविधान संस्कृति और राष्ट्र बुक किसका है? कलराज मिश्र का। इसका विमोचन M बकैया नायडू जी ने किया था। कलराज मिश्र कौन है दोस्तों? हमारे कलराज मिश्र कौन है? याद रखिएगा कलराज मिश्र हमारा राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। उसके बाद दोस्तों आता है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या बुक नीना राय ने लिखा था। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। द प्रोमिसेज किसका बुक है? डेमन गलगुट का। किसका है? डेमन गलगुट का। दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद इंडोमिटेबल आत्मकथा किनका है? अभी हाल ही में इसका प्रकाशन हुआ था, तो अरुंधति भट्टाचार्य जी का है। याद रखिएगा अरुंधति भट्टाचार्य। उसके बाद ये हमारा 2 दिन पहले का है कि 10 ट्रिलियन ड्रीम, यानी इन्होंने 2030 तक भारत को $10 ट्रिलियन GDP का लक्ष्य लाने के लिए ये क्या इसमें सुझाव दिए कि इसका है सुभाष गर्ग जी का। यह पूर्व वित्त सचिव है। याद रखिएगा सुभाष गर्ग जी। हाल ही में किस देश ने हवांगसुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हवांगसुंग 12 तो उत्तर कोरिया। देखिए इसकी क्षमता 2000 है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है? तो दोस्तों याद रखिएगा 38वीं। वही पूछेगा 49वीं तो USA एवं कनाडा के बीच, यानी संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। वही 17वीं पूछता है तो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से बांटता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद एरो 3 एंटिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इजराइल के द्वारा प्रक्षेपित किया है। इंद्रजाल भारत का एंटी डिफेंस स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में प्रलय जो दोस्तों है इसको पहली बार प्रक्षेपित किया गया था, सतह से सतह मार करने वाली है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मोस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रलय पहली बार इसका क्या हुआ था? सफल परीक्षण हुआ था जो सतह से सतह मार करने वाली है। उसके बाद ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अभी हाल ही में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में। अगला है 31 जनवरी 2022 को किस आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यह एक विधिक यानी सांविधिक आयोग है। कहने का मतलब कि संविधान के द्वारा स्थगित बनाया नहीं गया था। 1990 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। अब उसके बाद अब देख लीजिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सी इज द चेंज मेकर। यही 2022 की थीम भी रखी गई है, सी इज द चेंज मेकर। इसके वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा और पहली अध्यक्ष थी जयंत पाटिल। ठीक है, कौन है? जयंत पाटिल। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हमारा ये भी क्या है? एक विधिक आयोग है, ये भी अरुण कुमार मिश्र अभी बने थे। चलिए आगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में, यानी ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुंडा ने। कौन है? उन्नति हुंडा सबसे युवा खिलाड़ी है। ठीक है, अब पुरुष वर्ग में दोस्तों किरण जॉर्ज जीते हैं। कौन जीता है? किरण जॉर्ज। याद रखिएगा, उन्नति हुंडा सबसे युवा खिलाड़ी, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने ओडिशा ओपन का खिताब जीत लिया। ठीक है, इसका आयोजन कटक में हुआ था। कटक कहाँ स्थित है? महानदी पर है। यहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। उसके बाद ये हमने देख लिया था इंडिया ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों उबेर कप। तो देखिए उबेर कप मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में 2021 में उबेर कप आयोजन हुआ था, तो हर साल होता है। तो उबेर कप 2021 का खिताब किसने जीता है? चीन ने जापान को हराकर। ठीक है, थॉमस कप जो भी बैडमिंटन से, इसको इंडोनेशिया ने चीन को हराकर, यानी एक दूसरे को हराकर। ठीक है, उसके बाद डेविस कप दोस्तों टेनिस से है, यूरो कप फुटबॉल से है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको इटली ने ब्रिटेन के हराकर, हमने बताया था कि यूरो का मतलब याद रखिएगा यूरोप, जिसमें यूरोप के ही देश को क्या है? एक तो हारा है, एक जीता है। इटली भी यूरोप का है, ब्रिटेन भी यूरोप का है। ठीक है, तो इटली ने जीता है ब्रिटेन को हराकर। चलिए आगे, उसके बाद दोस्तों हमारा होता है कोपा अमेरिका कप। तो कोपा अमेरिका कप भी हमारा किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, तो इसको अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हराकर। ठीक है, अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर। ये दोनों दक्षिण अमेरिका का है। राइडर कप दोस्तों गोल्फ से, बेलिंगटन कप नौकावान से और डूरंड कप फुटबॉल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न। देखिए मोस्ट, ये भी बहुत अच्छा है कि देखिए यूनिकॉर्न का मतलब ही हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि बड़ा स्टार्टअप। अभी हमें हाल ही में के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाने की घोषणा किया है। तो वहीं जो बड़े स्टार्टअप होता है ना, जो बड़े कंपनियां होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बड़े स्टार्टअप जो होते हैं उसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसको कौन बना है स्पोर्ट में दोस्तों? तो स्पोर्ट में बना है चेन्नई सुपर किंग। देखिए जीता तो है 5 बार आपका मुंबई इंडियंस, लेकिन बना कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। बाजार में इसकी हिस्सेदारी 7600 करोड़ है। ठीक है, आईपीएल 2021 का विजेता भी चेन्नई सुपर किंग ही था, जिसको 4th विजेता था। देखिए वीवो पूछे तो 14वां जो हमारे इसका वीवो जो था चेन्नई सुपर किंग जब जीता था
2021 का। तो इसका स्पॉन्सर कौन था? तो वीवो था, 14वां था और यूएई में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब ये पूछे कि आईपीएल 2022 आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों देखिए याद रखिएगा, टाटा। अभी हाल ही में टाटा एयरलाइंस ने इंडियन एयरलाइंस को क्या कर लिया है? पूरा अधिग्रहण कर लिया है 100%। आईपीएल 2022 में कुल कितने टीम में खेलेगी? तो 10 टीम में। कौन कौन? एगो लखनऊ अहमदाबाद जुड़ गया है। ठीक है, उसके बाद 5 बार हमने देख लिया था मुंबई इंडियंस। चलिए ये इकोनॉमिक्स के पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित किया है? तो याद रखिएगा, नासिक और देवास में। यानी सिक्योरिटी प्रिंटेड एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन नासिक और देवास में स्थापित किया है। ठीक है, नासिक तो हमारा मुंबई में है और देवास मध्य प्रदेश में है। यह मिनी रतन कंपनी है, यह मिनी रतन कंपनी है। 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ कहाँ? एक तो नासिक में है, फिर देवास में है, फिर मैसूर जो कि कर्नाटक में है, और इस साल्वोनी। देखिए ये नवीनतम बना हुआ था, तो ये बहुत पूछा जाता है कि साल्वोनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और नासिक में दोस्तों 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक नोट छपता है। वहीं देवास पूछता है कि देवास में एकमात्र 20 रुपये का नोट छपता है, 20 रुपये का नोट छपता है, 20 रुपये का नोट छपता है। ठीक है, चलिए आगे अगला है हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, यही पेपर मिल तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब तेलंगाना में चला गया है। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा नेपानगर, ये मध्य प्रदेश में है। कागज उद्योग यानी पेपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं प्रिंटिंग प्रेस का जनक का इसको कहा जाता है, पुर्तगालियों को कहा जाता है, जो 1557 ईस्वी में इसकी शुरुआत करके गए। उसके बाद हाल ही में निपर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए निपर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ मनसुख मांडविया जी, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, साथ में रसायन मंत्री है और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के भी अध्यक्ष है। ठीक है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के भी अध्यक्ष है। और निपार के है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च, याद रखिएगा निपार का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए इसका मतलब ही होता है रिसर्च को प्रामाणिकता प्रदान करना। ठीक है, जो रिसर्च है इसको प्रामाणिकता प्रदान करना और अनुसंधान से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो लघु मध्यम एवं सूक्ष्म मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि विनय कुमार सक्सेना अभी हाल ही में इसके जनवरी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद सीमा संरक्षक संगठन यानी जो BRO है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। 2025 तक दोस्तों टीबी मुक्त का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहने वाले विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए अभी क्या हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, यह महान प्रवाल भित्ति है। इसमें क्या हो रहा है ना कि ब्लीचिंग के कारण यहाँ पे सफ़ेद परत जमते जा रहा है। यह बहुत रंगीला होता है, हम इसको दिखाते हैं आपको। तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दोस्तों इसको महान प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी है। और ये पूछता है कि प्रवाल भित्ति जो महान प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देखिए हम इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख रहा है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। तो ये तो हमारा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, हो जाएगा पश्चिम, हो जाएगा पूरब। तो उत्तर और पूरब, तो ये हमारा उत्तर पूरब में है। कभी कभी आपको पूरब भी देता है तो भी सही है, लेकिन मुख्यतः पूछे तो उत्तर पूरब में हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए कुछ बातें और देख लेते हैं कि सबसे बड़ी परवाल भित्ति हो गया। उसके बाद दोस्तों उत्तर पूर्वी जो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ये भी समझने वाली देश है कि प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तो ग्रेट बैरियर रीफ है, यहीं पे एक इसका पर्वत है ग्रेट डिवाइनिंग पर्वत, ठीक है। कौन है? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, यहाँ पे जो पर्वतमाला है। इधर दोस्तों हमारे ठंडी जलधाराएं चलती है, तो ठंडी जलधाराएं चलती है तो हमारा क्या होता है कि ठंडी जलधाराएं जहाँ चलती है वहाँ पे बरसात नहीं होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र पे मरुस्थल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर से जो हमारे हवाई आती है दोस्तों, इसको क्या करता है कि ग्रेट डिवाइनिंग रेंज जो पर्वतमाला है इस रुक देती है, क्योंकि पर्वत जो होती है क्या वर्षा को आने वाली हवाएं को रोक देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वर्षा होता है, याद रखिएगा। इसी कारण से इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा डाउन्स घास का मैदान, जिसको हम लोग शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्कलैंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एकमात्र उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमारा ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है और सिप्सन है। देखिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया वाला, आप इससे सारे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मोरे और डार्लिंग नदी भी है। कौन है? मोरे और डार्लिंग नदी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम ये बताते हैं कि जो महान परवाल भित्ति के बारे में हम जानते हैं, यह इसकी रंग जो होती है ना बहुत खूबसूरत होती है दोस्तों, इतनी खूबसूरत होती है। देखिए ये है हमारा परवाल भित्ति, क्या है? परवाल भित्ति। देखिए इसकी रंग कितनी है, अलग अलग है, अलग अलग है। जो मूंगा रेशा होता है ना, मूंगा जानवर, यानी इसमें जो होता है हम लोग परवाल भित्ति, तो इसमें अलग अलग क्या होता है कि परत बनते जाता है, उस सबके मृत्यु के बाद तो वह क्या होता है? परवाल भित्ति बन जाता है। तो जो परवाल भित्ति होती है ना, इसको देखने के लिए, इसकी खूबसूरत रंग को देखने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और इस पे क्या हो रहा है कि सफ़ेद बिरंजन परवाल छाते जा रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा परवाल भित्ति है, तो इस पे हमारा सफ़ेद टाइप से छा जाएगा अगर इस पे, तो हमारा क्या होगा? अगर सफ़ेद प्रकार से इसमें हमारा छा जाता है तो क्या होगा कि पर्यटन की कम संख्या होगी, लोग एक तो सुंदर आकर्षण के कारण देखने आते हैं। तो इसी कारण से यूनेस्को ने इसको चेतावनी दिए हैं कि आप इस परवाल जो इसमें जितने भी इसको क्या जो हमारा संकट स्थल में इसको यूनेस्को घोषित करने जा रहा है, तो उसने कहा है कि आप इसको सुधार करिए, नहीं तो हम इसको यूनेस्को से निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने $700 बिलियन, आप समझ रहे हैं कि बिलियन कितना होता है? मिलियन तब ट्रिलियन तब बिलियन, मिलियन बिलियन तब ट्रिलियन होता है ना, ठीक है। तो 10 के पावर 6 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। तो इतना बिलियन डॉलर की ये घोषणा किया है इसको बचाने के लिए, याद रखिएगा। आप आशा करते हो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा जो एक महादेश है, ठीक है, महाद्वीप है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए जो महान परवाल भित्ति है ना, उनको 1981 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब देखिए भारत का एकमात्र परवाल निर्मित, यानी कोरल का ही इंग्लिश हिंदी होता है परवाल, तो भारत का एकमात्र कोरल निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। लेकिन परवाल जो कोरल होती है दोस्तों वो मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है, कच्छ की रण में जो कि गुजरात के क्षेत्र में है, अंडमान निकोबार में एंड लक्षद्वीप में, चारों जगह पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपको, जैसे कोई अच्छा से एग्जाम दीजिएगा तो उसमें दे देगा निम्नलिखित में से कहाँ से भारत में परवाल भित्तियाँ पाई जाती है, तो हम लोग एकमात्र रटे रहते हैं कि लक्षद्वीप परवाल निर्मित द्वीप है, परवाल निर्मित द्वीप है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की रण में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। अब देखिए समुद्री वर्षा वन हम लोग परवाल भित्ति को ही कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वन को कहते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का भी किताब जीत ली है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जो है हमारा ये बजट में जो आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। तो
ये हमारा जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों, 1 साल का ब्यौरा होता है। 1 साल का ब्यौरा होता है, कहने का मतलब जो हमने बजट में घोषणा किया था इसके अनुसार हमने क्या क्या किया, ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है। अब बजट तो 3 साल का होता है, ठीक है, जो पिछले साल है, वर्तमान साल है और अगले साल है। बजट में 3 साल का ब्यौरा रहता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में 1 साल का ब्यौरा रहता है। तो इसी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भागीदार ने भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर बढ़ने की अनुमान संभावना है। तो देखिए बढ़ता तो है नहीं, लेकिन अभी तो स्थिति कोरोना के कारण खराब हो गई, लेकिन आने वाले एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो है ना, जैसे कि आने वाले एग्जाम है बीपीएससी है, दरोगा मेंस है, चाहे बहुत सारे एग्जाम है आने वाले, तो उसके लिए ना, ये तो खासकर बीपीएससी के लिए ना इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना कि इसको छोड़ना गुनाह हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि 2021-22 के अनुसार 2022-23 में दोस्तों 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को। अब उसके बाद दोस्तों आर्थिक सलाहकार हमने अभी बताया था कि वर्तमान में चुने गए हैं वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, और इसका थीम है त्वरित दृष्टिकोण। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। और 2021-22 चालू वित्त वर्ष में 9.2% का अनुमान, यानी कहने का मतलब कि हमारा 8 से 8.5% 22-23 में, और ये हमारा क्या है 21-22 में 9.2%। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का एक हम वीडियो लाएंगे दोस्तों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, आप सभी देखिएगा जरूर। देखिए इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण बातें बता दे रहे हैं कि अमीर कौन का इसमें प्रभाव रहा है। 2025 तक ले $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, यानी भारत 2025 तक ले $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा है। पहले से ही लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाया है। इसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि जीडीपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हमारा बुनियादी ढांचे हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमारा $1.4 ट्रिलियन का खर्च करना पड़ेगा। अभी हमने बताया था कि मिलियन, उसके बाद बिलियन, तब ट्रिलियन, यानी 6, 9 और 10 के पावर 12। तो इतना ट्रिलियन डॉलर हमारा खर्च किया जाएगा, तब हम 5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमारा 2021-22 में कृषि में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 3.9% बढ़ने का अनुमान, उद्योग में 11.8, सेवा में 8.2, यानी सर्वाधिक इसमें उद्योग में। और देखिए राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। देखिए दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।